हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। आज हम आपको तरीका बताएंगे कि जो आपका सीडीपी का पोर्शन है उसको कैसे बहुत ही सरल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री के नंबर मिलते हैं और अगर आप यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपके फेल होने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का जो है जवाब देखते हैं क्या होगा। देखिए, ये आपकी समझ पर निर्भर करता है, तो आप जितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे उतना ही बढ़िया से आपका आंसर निकल के आएगा। पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। मान लेते हैं ये शरीर है, कह रहा है शरीर से ये आपका बीच का हिस्सा ही क्या है, उसका केंद्रीय भाग है और ये आपके अग्रांग हैं। तो इधर की तरफ का जो विकास है वो किस चीज़ को दर्शाता है, यही आपको बताना है ऑप्शन में से। तो पहला है विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, तो ये आपका गलत होगा। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को इसको भी नहीं दर्शाता है। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को बिल्कुल सही है, ये मध्य है और ये बाहर है, तो मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो पहले का आपको राइट जवाब मिल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां आपको जवाब देना है क्या होता है, जहां प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है। देखिए, पहला ही उत्तर आपका सही मिल गया, तो अब आगे आपको जाना नहीं है। वैसे मैं सारे ऑप्शन आपको बता देता हूं। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का कोई स्थान नहीं होता भैया, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक ही केंद्र होता है। स्कूल की गतिविधि का कोई स्थान नहीं होगा और शिक्षक का कोई स्थान नहीं होगा, तो दूसरे का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है जब एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समूह है उससे शिक्षक जुड़ रहा है और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं। मान लीजिए वह शिक्षक आप हैं, आप किसी स्कूल में ज्वाइन होते हैं, जैसे स्कूल के अन्य टीचर ड्रेस पहनते हैं वैसे आप भी ड्रेस पहन रहे हैं, तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं ये आपको बताना है। क्या आप समूह की पहचान कर रहे हैं? भैया यहाँ समूह से कोई मतलब नहीं है, समूह की आज्ञाकारिता नहीं, इससे कोई आज्ञाकारिता की बात नहीं है। समूह का निर्देश अनुपालन कर रहे हैं? नहीं, ये भी गलत है। आप समूह के अनुरूप अपने आप को बना रहे हैं, इसीलिए इसका राइट जवाब होगा समूह की अनुरूपता। अपने आप को उस समूह के अनुसार आप एडजस्ट कर रहे हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका जवाब देखते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? कौन से वस्तु की स्थायित्व, जो वस्तु है उसका स्थायित्व बना रहता है वो संवेदी गामक अवस्था में होता है, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। क्योंकि चीज़ गायब कर दी जाती है लेकिन बच्चे के दिमाग में उसका अस्तित्व बना रहता है, उसका स्थायित्व बना रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें पर। 5वां क्या कह रहा है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। आपको 5वें का राइट जवाब देना है। देखिए, जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वो विशेष शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने बताया था केंद्र में क्या होता है, बालक होता है, तो याद रखिएगा। चलिए 6वें पर चलते हैं। कह रहा है कितने महीनों की आयु के बच्चे अधिकांश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? आपको 6वें का राइट जवाब देना है। देखिए, तो आपके जो 18 से लेकर के 24 महीने की आयु के जो बच्चे हैं
वो छोटे छोटे शब्दों को मिला करके वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप कहेंगे 18 से लेकर के 24 महीने। अगर इसको वर्ष में पूछ ले तो क्या कहेंगे, तो 1.5 वर्ष से आप कह सकते हैं 2 वर्ष तक के बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा किसने दी थी। आपको 7वें का राइट जवाब देना है। देखिए बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा स्टर्न महोदय के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। किसके द्वारा, स्टर्न महोदय के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता नहीं, ये नहीं होगा। रवादार बौद्धिकता बिल्कुल नहीं, सृजनात्मकता को पकड़ना है। अभी श्रित सोच ये भी नहीं होगा। विविध सोच, बिल्कुल जो आपकी विविध सोच होती है वही क्या होती है, वही सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 9वें पर चलते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संयोजन की बात हो रही है तो ये ध्वनि संबंधी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10वें पर चलते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे। जो सोच रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो भाषा का पड़ रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसे भाषा निर्धारित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भाषा निर्धारित कहा जाता है। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी आने के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, वह किसका उपयोग कर रहा है। तो देखिए वो अंतर्दृष्टि तो उसको है नहीं, इसमें कलन विधि होगा नहीं, मानसिक दृढ़ता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अनुमानी विधि, वो अनुमान के आधार पर ऐसा कर रहा है, तो अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 कह रहा है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, मतलब कोई एक बड़ा काम है, इसको वो छोटे छोटे भागों में तोड़ करके आसान बना लेती है, तो वह उपयोग कर रही है किसका, तो वो है उसका कम करने की विधि का नहीं, द्वितीय विस्तारण विधि का नहीं, तो किसका है भैया, ये आपका होगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। इसी को क्या बोलते हैं, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। किसी बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में तोड़ करके हल कर लेना ही क्या है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है, याद कर लीजिएगा। 13 पर चलते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। क्या बता रहा है ये कथन, देखिए ये आपको यहाँ इसका जो लिंग है उसका निर्धारण समाज से जोड़ा गया है, तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो 13 का चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 14 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ किसके उदाहरण हैं, आपको बताना है। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के बिल्कुल नहीं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है, बिल्कुल नहीं। आलेख पत्र या रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने हेतु बिल्कुल नहीं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, बिल्कुल यही आपका चौथा सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 15 पर चलते हैं।
अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता। जो अधिगमकर्ता हैं, जो लर्नर्स हैं, उनकी उपलब्धि का जो आकलन है वो शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में नहीं, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। बिल्कुल 15 का दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 16 पर चलते हैं। 16 कह रहा है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किसकी बात कर रहा है? तो 16 का राइट जवाब होगा जो समता एवं समान अवसर है, ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना। चलिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी तरह के बच्चों को समान कक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाएं। चलिए 17 पर चलते हैं। कह रहा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, ये आपको राइट जवाब देना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा 2016 में लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, अब शिक्षक की बात है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर देखिए वर्गीकृत शब्द आ गया है तो आपका आंसर गलत। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बिल्कुल 100% सही जवाब। अभी आगे मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, आगे के ऑप्शन गलत कैसे हैं। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि यहाँ विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता आ गई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, नहीं, ये भी गलत है। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 19 का राइट जवाब क्या होगा? तो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए क्या द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 या RTE जो 2009 है वो दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों के लिए जो उम्र है वो 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की है। चलिए 20 पर चलते हैं। 20 कह रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? आपको 20 का राइट जवाब देना है। तो सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, नहीं। शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, नहीं। शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, नहीं। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो 21 का राइट जवाब क्या होगा? संज्ञान बोध होगा। क्या होगा? संज्ञान बोध होगा। अर्थात स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोधक में अंतर्निहित हैं। चलिए 22 पर चलते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। 22 का राइट जवाब क्या होगा? तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन। 24 कह रहा है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो वो सामान्यीकरण जो होता है उसी का पूर्ववर्ती होता है।
25 कह रहा है जनयोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो जो संज्ञान और भाव हैं वो स्वतंत्र होते हैं, याद रखिएगा। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। 26 पर चलते हैं। कह रहा है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? देखिए, पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए वो कर रहा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रतिरूपण, मॉडलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडलिंग कहलाएगा। 27 पर चलते हैं। कह रहा है मैथ और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसका व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा। चलिए 28 पर चलते हैं। कह रहा है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 28 का राइट जवाब क्या होगा? तार्किक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तार्किक। 29 पर चलते हैं। कह रहा है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो 30 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 30 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? गतिबोधक हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये सीडीपी का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।